नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जशपुर जिले के चंदागढ़ गांव में सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लखपति दीदी सुमिला कोरवा की किराया दुकान का दौरा किया। सुमिला ने मुद्रा योजना से ऋण लेकर दुकान शुरू की थी, जो अब आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने दुकान से सामान खरीदकर स्वयं भुगतान किया और उनके प्रयासों की सराहना की। सुमिला ने बताया कि दुकान के साथ वे खेती और परिवार की जिम्मेदारियां भी संभाल रही हैं। उनकी बेटी पढ़ाई में अव्वल रही है। मुख्यमंत्री ने सुमिला को प्रेरणा स्रोत बताते हुए भविष्य में और आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। करवरदा में भोरमदेव अभयारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत आज से होने लगी है। केदार कश्यप और डिप्टी सीएम विजय शर्मा इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं कांकेर नारायणपुर सीमा पर आईईडी ब्लास्ट में 4 जवान शहीद हो गए। विजय शर्मा ने कहा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान यह हादसा हुआ है और सरकार शहीदों के परिजनों के साथ खड़ी है। बस्तर में आईईडी मुक्त अभियान तेज किया जाएगा। देखिए, पर्यटन की दृष्टि से हमारे भोरमदेव में बहुत अपार संभावनाएं हैं और वन क्षेत्र से आच्छादित होने की यहाँ पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उसका विस्तार किया जाए। माननीय डिप्टी सीएम के मार्गदर्शन में यहाँ पर उसका विस्तार किया जा रहा है और कल आप आइएगा तो उसका विस्तृत रूप से आपको दिखाया जाएगा डेवलप कर रहे हैं और आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो, हमारी जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी। माननीय वन मंत्री महोदय का कवर्धा आगमन हुआ है और उनके ही कर कमलों से एक बड़ी सौगात कवर्धा को, जिसको हमने पुनरुद्धार किया है, जो हमारा भोरमदेव अभयारण्य पहले चला करता था, उसको नए स्वरूप में और बना करके और अच्छा ऐसे बना करके कि पर्यटक जब भोरमदेव आए तो इस अभयारण्य के लिए भी आए, जब वो कान्हा आए तो इस अभयारण्य के लिए आए, जब वो इस पूरे कॉरिडोर पर से गुजरे तो उनको एक और अच्छा अवसर जंगल और वहां पर तितलियों को देखने का, वहां पर पक्षियों को देखने का प्राप्त हो। इसके लिए भोरमदेव अभयारण्य का कर लोकार्पण जो नया बना हुआ है उसका होने वाला है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कान्हा से भी जोड़ा जाएगा क्या अभयारण्य से? निस्संदेह मैंने कोशिश की है ये इस बात को करने की कि चिल्फी के पास से जो हमारा रास्ता रेंगाखार की ओर जाता है, सूपखार की तरफ से, वहां पर एक गेट अगर खुल सके कान्हा का तो उसके लिए भी एक कोशिश की है और वहां से खुल जाने के बाद वहां पर भी काफी अच्छा हो सकेगा। साथ ही साथ कान्हा, सरोधा दादर, भोरमदेव और सरोधा हमारा, इस बीच में ये भोरमदेव अभयारण्य है। ये सभी चीजें मिलकर के कवर्धा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे। केदार जी, नक्सलियों ने नहीं दिया है, आप थोड़ी स्पष्टता रखें उस पर। ये दबा हुआ आईईडी था जो जिसका भय सबको है ही है। जो लोग ये कहते हैं ना कि सेंट्रल फोर्स हटा दो, ये हटा दो, उनको समझना चाहिए अब इस बात को देख करके कि ये दबा हुआ आईडी है, इसी को स्कैन कर करके निकाला जा रहा है। एक डंप रिकवरी करने के लिए टीम गई थी, फीडबैक के आधार पर गई थी, डंप मिला भी। उस डंप को रिकवर करते समय हमारे 4 निरीक्षक और 3 आरक्षक ये शहीद हुए हैं और इस बात को हमको सबको समझने की जरूरत है कि जमीन में दबी हुई वो परेशानी, वो खतरा अब तक विद्यमान है, उसको ही ठीक करना है। मैं सारे 4 हमारे जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार के साथ सरकार और पूरा समाज खड़ा हुआ है। क्या लग रहा है कि घटना की रोकथाम के लिए विशेष तौर पर सर्चिंग अभियान चलाया है? आईईडी फ्री विलेज बनाने के लिए ये अभियान चल रहे हैं। जितने भी हमारे कैंप हैं वहां पर सुरक्षा के, उन कैंपों के माध्यम से टीम निकलकर आईडी डिटेक्शन का स्पेशल सेल बना हुआ है, वो सेल निकलकर प्रतिदिन स्कैन करते हैं। पूरे बस्तर को स्कैन करना है। दुर्ग के पुलगांव में एक निजी भवन में वीएचपी ने प्रबुद्ध जन संगोष्ठी आयोजित की। संगोष्ठी का विषय वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में हिंदुत्व की भूमिका रहा।
कार्यक्रम में वीएचपी के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए, जबकि दुर्ग सांसद विजय बघेल मुख्य अतिथि रहे। इसके अलावा अलका बाघमार, आईपी मिश्रा, विजय कुमार गुप्ता और डॉक्टर श्रीलेखा विरुलकर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आलोक कुमार ने इसे छत्तीसगढ़ का अपना पहला दौरा बताया। संगोष्ठी में समाज के विभिन्न वर्गों ने भाग लेकर सामाजिक मुद्दों और हाल की घटनाओं पर विस्तृत चर्चा की। मैं 5 दिन के लिए छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आया। इस दौरान मुख्य काम तो संतों से मिलने का है और समाज से मिलकर चर्चा करना, ये भी उसका एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए मैं यहाँ आया था। आज हम लोगों ने भारत के अर्थ चिंतन पर बात की है और हमने अभी जो टीसीएस में हुआ, अभी जो लेंसकार्ट में उजागर हुआ, इन दिनों में थोड़ा पहले आगे टेक महिंद्रा में हुआ, उस सब की भी चर्चा की है। और हमको लगता है कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी है। हिंदुओं को बेईमानी से, दबाव से, झूठ से मुसलमान धर्म में दीक्षित करने के लिए, जिसमें ये इतने बड़े एमएनसीज भी इन्वॉल्व कर लिए, उनका मैनेजमेंट नहीं, पर रीजनेबली अच्छी पोजीशंस वाले एचआर के लोग। भारत को इससे सावधान होना होगा, इसके खिलाफ संघर्ष करना होगा और जनसंख्या बढ़ाने का और जबरदस्ती मतांतरण का जो षड्यंत्र है, उसको मिलकर हम विफल करेंगे। देखा जा रहा है कि भारत में, छत्तीसगढ़ राज्य में कई डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात कही जाती है, उसके बावजूद हिंदुत्व को बचाने की सवाल क्यों? मुझे नहीं लगता ऐसा। आज मेरी गृह मंत्री जी से भेंट हुई है और उन्होंने मुझे बताया है, कॉपी भी दी है, धर्म स्वातंत्र विधेयक जो यहाँ पास किया गया है, जिन 10-12 राज्यों में वो है, उसमें सबसे अच्छा और सबसे कड़ा है। इसी तरह से समान नागरिक संहिता पर उन्होंने एक कमीशन बिठा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी वर्ष में समान नागरिक संहिता यहाँ लागू होगी। जो देश की सबसे बड़ी चुनौती थी नक्सलवाद, केंद्र के साथ सहयोग करके उस पूरे को उन्होंने नष्ट कर दिया है। इसलिए डबल इंजन की सरकार राष्ट्रहित के मुद्दों को अफेक्टिवली लागू कर रही है, ऐसा मुझे लगा। बावजूद इसके हर रविवार को होने वाली प्रार्थना सभा में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा तत्पर रहते हैं कि ऐसे कोई स्थान ना हो जहां पर हिंदू जो है धर्मांतरण करे। ये तो हमारा काम ही है, कानून के दायरे में रह करके धर्मांतरण को हर तरीके से रोकना और जो चले गए हैं उनको वापस अपने घर में लाना। ये तो हम कोई छुपा के या लुका के नहीं कर रहे, ये तो हम कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद का जन्म जिन कामों के लिए हुआ है उसमें ये है। हम धर्मांतरण को रोकने के लिए अपनी गतिविधि को बढ़ाएंगे और घर वापसी के अभियान को आने वाले दिनों में बहुत तेज करेंगे। ऐसे कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको देखा जाता है जो हिंदू हैं और वही हिंदू जो अधिकारी हैं वो हिंदू महिलाओं के साथ प्रताड़ना करते हैं, उनको किस तरह का सीख देंगे? और वो भी आरएसएस जुड़े अधिकारी हैं। आपने जिन बातों को इशारों में कहा है, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। पर मैं ये कह सकता हूँ, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, कहीं से भी अपने कनेक्शन बताए, अगर वो किसी महिला का अपमान करता है तो वो दंड का भागी होना चाहिए। आलोक जी ने बहुत ही गंभीर बात बहुत छोटी और सरल शब्दों में समझाया। एक बात उन्होंने कहा कि एक हिंदू लड़की जो अमीर घर की थी, वो एक मुस्लिम घर के गरीब परिवार में जाती है, हफ्ते में कम से कम 2 बार जाती है, और वो जो महिला है उसको पूरा स्टोरी बताती है, वो उससे प्रभावित हो जाती है। इसका मतलब
जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, हम हिंदू को, पेरेंट्स को अपने बच्चों को समय देना पड़ेगा और उनको अपने धर्म के प्रति जागरूक करना पड़ेगा और हमारे धर्म, हमारी संस्कृति क्या है ये उसको समझाना पड़ेगा। आज यहाँ पधारे हैं, हमारा सौभाग्य है माननीय आलोक कुमार जी, और उनके ही मार्गदर्शन में आज जन गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रमुख वक्ता माननीय आलोक कुमार जी थे। उन्होंने पूरी समसामयिक विषय पर और हम हिंदुओं को किस तरह अनेक प्रकार की जो यहाँ पे उलझनें आती है, जो बाहरी ताकतें और अन्य धर्म के मानने वाले लोग हिंदुत्व के प्रति जो दुर्भावना रखते हैं, उसको हम जाने समझें और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। अपने घर से उसकी शुरुआत करें, अपने परिवार से उसकी शुरुआत करें। इन सब बातों का उल्लेख उन्होंने किया और आर्थिक हिंदू धर्म का आर्थिक परिस्थिति के बारे में क्या स्वरूप होता है। हिंदू सिर्फ पैसा कमाने के लिए सब कुछ काम नहीं करते, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए, मानव कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भी उस पैसे का सदुपयोग करते हैं। ये उद्बोधन उनके श्रीमुख से सुनने को मिला। वाकई में हम सबका सौभाग्य कि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दुर्ग में पधारे हैं। हम उनका सत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बिलासपुर के तखतपुर विकासखंड के ग्राम रानी डेरा में आयोजित समाधान शिविर में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 207 में से 196 आवेदकों का मौके पर ही निराकरण कर दिया, जबकि शेष मामलों के लिए समय सीमा तय की गई। शिविर का शुभारंभ जिला पंचायत उपाध्यक्ष ललिता संतोष कश्यप ने पूजा अर्चना के साथ किया। विभिन्न विभागों ने मौके पर ही योजनाओं की जानकारी दी और पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरित किया गया। श्रम विभाग ने सियान सहायता योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की। वहीं पंचायत विभाग ने आवास स्वीकृति आदेश बांटे। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान कार्ड बनाए और आयुर्वेद विभाग ने मरीजों का इलाज कर दवाइयां वितरित की। खाद्य विभाग ने राशन कार्ड दिए, जबकि राजस्व विभाग के जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बंद रहिए हमारे साथ। जिस पहल ने छत्तीसगढ़ के जनजीवन में सरकार और आम जनता के बीच विश्वास का सेतु बनाया। पिछले साल प्रारूप कुछ अलग था। मैं पहले 1 महीना तो समस्या कलेक्ट किए थे, जो करीब 40 लाख समस्या थे, उसका निदान किए थे 1 महीना तक। फिर आखिर में समाधान शिविर लगाए थे। जन जन तक पहुंचने का सुशासन सरकार का यह प्रयास अब और व्यापक स्तर पर फिर से शुरू किया जा रहा है। सुशासन तिहार 2026 इस साल 1 मई से लेकर 10 जून तक इसको करेंगे और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में समाधान शिविर लगाएंगे और उसमें फिर लोगों को बुला के उनकी समस्याएं सुनेंगे, उसका निराकरण भी करेंगे। यह सिर्फ एक अभियान नहीं है, जन विश्वास को सुदृढ़ करने का संकल्प है और सुशासन को जमीन पर उतारने का सशक्त प्रयास है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में 30 अप्रैल तक लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष मुहिम चलाई जा रही है। अभी सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किए हैं कि अप्रैल महीना में 30 अप्रैल तक सारे लोगों की जो भी समस्याएं हैं समाधान भी करते जाएं। इसके बाद 1 मई से 10 जून तक
प्रदेश भर में जन समस्या निवारण शिविर लगाए जाएंगे, जहां आमजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान और योजनाओं का समयबद्ध लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री, सांसद, विधायक, हमारे जनप्रतिनिधिगण सब में शामिल होंगे और उसमें हम भी जाएंगे, तत्काल समाधान करेंगे। प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूंगा कि जो सुशासन तिहार 2026 होगा, इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह शिविर का आयोजन होगा। कुल मिला के सरकार का ये सोच है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्या को दूर कर पाए, फायदा पहुंचा पाए। सुशासन तिहार 2026, सरकार खुद पहुंचेगी जनता के द्वार। हर समस्या का होगा त्वरित समाधान, विकास कार्यों को मिलेगी तेज रफ्तार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दुर्ग में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गजेंद्र यादव ने 200 ई रिक्शा चालकों को अनुदान राशि वितरित की। साथ ही माटी कला बोर्ड के जरिए 20 कुम्हारों को विद्युत चाक दिए गए। मंत्री ने कहा कि श्रमिक और कारीगर विकास की रीढ़ हैं और सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है, जिससे उनकी आय और रोजगार के अवसर बढ़ सकें। जी अच्छा लग रहा है। जो मंत्री जी ने गरीबों के लिए कुछ सोच विचार किए, जो आज ई रिक्शा वाले हैं, जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, जैसे उनके गाड़ी का मेंटेनेंस के लिए आज 2-4 हज़ार रुपये नहीं रहते उनके जेब में, लेकिन आज उन्होंने थोड़ा सा गरीबों के बारे हित में सोच के सब गरीबों को ई रिक्शा चालकों के लिए कुछ राशि प्रदान किए हैं अपने ओर से। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार। पिछले साल नहीं मिलता था? नहीं, पिछले अभी तक तो कोई ध्यान नहीं दिया। जो ये पहले नेता हैं जो उन्होंने गरीबों के लिए कुछ सोचे हैं, चेक पाके अच्छा लग रहा है। ये उन्होंने सहायता राशि प्राप्त दिए हैं। क्या करना पड़ रहा है? ठीक, आपका नाम बता दो, कहाँ रहते हैं? अतुल भाऊ, हम नया पारा रहते हैं। कितने रिक्शा चालक को चेक प्रदान मिला होगा? 150 आदमी का। 150 ये रिक्शा चालकों को उन्होंने सहायता दिए है, अपने ओर से मदद किए हैं। सभी रिक्शा चालकों की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इस अवसर पर मैं सभी श्रमिक भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देश की जो नींव में अगर बड़ा योगदान है तो हमारे मजदूर भाइयों का रहता है। आज उन्हीं की बदौलत हमारा देश विकास के शिखर पे आगे जा रहे हैं, समाज को उत्थान हो रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर पर हमने दुर्ग शहर में निवासरत जो कुम्हार समाज के जो भाई हैं, जो इलेक्ट्रिक चाक से जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनके लिए शासन से हमने 20 इलेक्ट्रिक चाक का स्वीकृति कराया, निःशुल्क चाक का, और आज 20 को ग्रुप के सभी हितग्राहियों को हमने यहाँ पे विश्व मजदूर दिवस के अवसर पे हम उनको आज प्रदान किया, निःशुल्क मिला। साथ ही साथ दुर्ग शहर में लोगों के आवागमन के लिए गरीब वर्ग के, निर्धन वर्ग के और जरूरतमंद लोगों के आवागमन में शहर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक गली से दूसरे गली, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जो सेवाएं देते हैं, जो श्रमिक भाई हैं, जो ई रिक्शा चलाते हैं, उन सभी शहर के 150 पंजीकृत ई रिक्शा चालकों को हमने आज स्वेच्छानुदान से 5-5 हज़ार रुपये हमने अपने शासन से स्वेच्छानुदान से आज स्वीकृत करा के इनको आज ही के दिन को चेक हम दे रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य बात है, गौरव बात है कि उनको बुला के सम्मान देना, अंतरण की राशि देना और यहाँ भोजन कराना आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसा सेवा का अवसर
माननीय श्री विष्णुदेव साय जी की मंशा के अनुरूप दुर्ग के श्रमिकों को अब पर्याप्त सम्मान देने का प्रयास कर रहे हैं। भूपेश बघेल साहब तो लेकिन ये कह रहे हैं कि सम्मान दे रहे हैं बीजेपी वाले मजदूरों को, अच्छी बात है, लेकिन बुरेबासी तो नहीं कर रहे बीजेपी वाले। देखिए, बुरेबासी उस समय की बात थी जब छत्तीसगढ़ बहुत गरीबी में भूखग्रस्त था। उस समय पर अकालग्रस्त जब हुआ करता था, लोगों का संसाधन का अभाव था, तब लोग रात के जो बच्चे चावल को बोरेबासी में सुबह खाते थे, क्योंकि उनके पास संसाधन का अभाव था। उस समय गैस नहीं हुआ करता था, चूल्हे से खाना बनाना इतना तेजी नहीं हो पाता था, लोगों को मजदूरी में जाना पड़ता था, तो लोग वैकल्पिक रूप में बासी खाते थे। और भूपेश बघेल जी बासी का प्रदर्शन करके क्या वो लोगों को फिर चाहते हैं कि लोग बासी वाला जीवन जिए, लोगों का जीवन इतना पुराना 20 साल पुराना रहे, ऐसा चाहते हैं क्या? आज तो हमारी सरकार में सबको चावल मिल रहा है, सबके पास राशन कार्ड है, गैस सबके लगभग सबके गैस है, तो जब उनके पास ताज़ा खाने की आवश्यकता है तो बासी बनाने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए। तो उनका जो कहना है, भूपेश बघेल जब 5 साल रहे, 5 साल में छत्तीसगढ़ को 20 साल पीछे ले जाना चाहते थे, लेकिन अभी माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, हम लोग छत्तीसगढ़ को आगे लेना चाहते हैं। मैं अभी देखता हूं कि बाकी राज्यों की तुलना में हमारा छत्तीसगढ़ बहुत बेहतर स्थिति में है। उसका एक बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन है। हर वर्ग के लिए, हर हितग्राही के लिए सरकार कोई न कोई योजना चला रही है। इस योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है, इसलिए लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा जा रहा है। आप बहाते हैं, समाज के लिए आप पैसे बहाते हैं, लेकिन अपना जीवन भी बहुत कीमती है, उसका आप चिंता करें। और इस बार जो इलेक्ट्रिक चाक देने का हेतु है, जो पारंपरिक जो बर्तन है, सबके पास फ्रिज तो नहीं रहता है। कई बार बहुत ठंडा पानी पीने से भी स्वास्थ्य में उसका असर पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन कलश, मड़ा, घड़ा, इसका पानी पीने, सुराही पानी पीने से कोई प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए हम लोग कुम्हार समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। जो पुराने सिस्टम से आज मजदूरों को समस्या आती है, इसे इलेक्ट्रिक चाक के रूप में हम उनको निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक दे रहे हैं, ताकि बर्तन के वो बर्तन मिट्टी के बर्तन बनाए और लोगों को बहुत जैविक रूप से उनको हाइजीनिक भोजन मिले। ये हम तैयारी कर रहे हैं। पहले तो मजदूर दिवस इस तरीके से मनाते हमने कभी देखा नहीं था। और कांग्रेस राज हो चाहे बीजेपी राज हो, हमारे मतलब अपनी जानकारी में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मजदूरों को इस तरीके से बुला के सम्मान किया गया है ना। और अपने तरफ से जैसा भी है 5-5 हजार रुपए की जो अनुदान राशि दी है, वो बहुत, उससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि हमको स्टेज पे बुला के मजदूरों को सम्मान किया है। इसके पहले कभी मिला नहीं? नहीं, इसके पहले कभी मिला नहीं था और जानकारी भी नहीं था कि इस तरीके से कभी ऐसा मजदूरों को सम्मान किया जाता है, ऐसा जानकारी भी नहीं था। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ई रिक्शा चलाते हो आप? हाँ, चलाती हूँ मैं जी। ये मेरा आई कार्ड। कितने मजदूरों को आज चेक वितरण किया गया? 165 मजदूरों को उनका नाम आया है। ऐसे तो ई रिक्शा चालक बहुत है, लेकिन 165 मजदूरों को ऐसा ई रिक्शा चालकों को ना मिला है चेक 5-5 हजार का। भोजन का भी प्रबंध है आप लोग? हाँ, खाए, दाल, पूड़ी, चावल, सलाद के साथ खीर भी खाए, बहुत अच्छा लगा। नाम बता दो आपका। मेरा नाम अरुणा गुप्ता है, मैं उरला दुर्ग का निवासी हूँ, ई रिक्शा चलाती हूँ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।